नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर बड़े पैमाने पर रिशफल की पटकथा लिखी जा चुकी है। यह बदलाव केवल मंत्रियों के विभागों में फेरबदल या कुछ चेहरों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी और दूरगामी रणनीतिक योजना काम कर रही है। अमूमन यह देखा जाता है कि जब भी कोई सरकार अपने कार्यकाल का आधा समय यानी 2.5 से 3 साल पूरे कर लेती है, तो वह अपने कामकाज की समीक्षा करती है। मंत्रियों के प्रदर्शन को परखा जाता है, जनता के बीच सरकार की छवि का आकलन किया जाता है और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका देने की रणनीति बनाई जाती है। रणनीतिक रूप से इस कैबिनेट फेरबदल का समय बेहद महत्वपूर्ण चुना गया है। संसद के आगामी मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे सरकार की सोच यह है कि जब सत्र शुरू हो तो विपक्ष के पास पुराने मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई ठोस आधार न बचे और सरकार संसद में नए चेहरों, नई ऊर्जा तथा सकारात्मक एजेंडे के साथ प्रवेश करे। इस बार का बदलाव केवल कैबिनेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर समानांतर रूप से चल रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भली भांति समझता है कि सरकार की सफलता का सीधा रास्ता मजबूत सांगठनिक ढांचे से होकर गुजरता है। इसलिए राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा ने इस बड़े बदलाव की शुरुआत देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली के सांगठनिक ढांचे से कर दी है। इन बदलावों के पैटर्न को समझकर आगामी कैबिनेट रिशफल की दिशा को आसानी से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सांगठनिक फेरबदल करते हुए पंकज चौधरी को प्रदेश संगठन में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की ओर अग्रसर किया गया है। गौरतलब है कि पंकज चौधरी इससे पहले केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्हें सरकार से संगठन में लाना यह दर्शाता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपने सामाजिक समीकरणों और सांगठनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार दिल्ली प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। हर्ष मल्होत्रा, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे थे, उन्हें दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सांगठनिक कमान सौंपी गई है। सरकार के मंत्रियों को संगठन में भेजना और संगठन के कुशल रणनीतिकारों को सरकार में शामिल करना भाजपा की एक सोची समझी कार्य पद्धति का हिस्सा है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी समाप्त होने की ओर था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नए चेहरों के शामिल होने का रास्ता साफ किया जा चुका है। अंदरूनी सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इस बार का कैबिनेट फेरबदल काफी व्यापक होने वाला है। अनुमान है कि लगभग 12 से 13 मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जा सकता है या उन्हें पूरी तरह से कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस रिशफल को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। लगभग 1 दर्जन मंत्रियों में से कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें इस कार्यकाल में दोबारा कोई मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। उन्हें उनके कमजोर प्रदर्शन या अन्य विवादों के कारण पूरी तरह से कैबिनेट से मुक्त कर दिया जाएगा। कई मंत्रियों के विभागों को बदला जाएगा। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, लेकिन रणनीतिक कारणों से उनके कौशल की जरूरत किसी अन्य मंत्रालय में है, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 राज्य मंत्रियों और 2 से 3 कैबिनेट मंत्रियों के पास से उनके मौजूदा मंत्रालय वापस लिए जा सकते हैं। उनके स्थान पर नए और युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी के अन्य योग्य सांसदों में असंतोष की भावना न पनपे। राजनीति और सरकार संचालन के नियमों के अनुसार कुछ मंत्रालय बेहद संवेदनशील और देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता से सीधे जुड़े होते हैं। इन्हें सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति CCS के मुख्य मंत्रालय कहा जाता है। इस आगामी फेरबदल में भी इन महत्वपूर्ण मंत्रालयों को छुए जाने की कोई संभावना नहीं है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस रिशफल की सबसे चौंकाने वाली है और बड़ी खबर वित्त मंत्रालय को लेकर आ रही है। सूत्रों की माने तो वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय के पद से मुक्त कर कोई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जा सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह से संगठन के काम में वापस लाया जा सकता है। निर्मला सीतारमण के स्थान पर देश के नए वित्त मंत्री के रूप में
शक्तिकांत दास के नाम की पुरजोर चर्चा है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उनका प्रशासनिक एवं आर्थिक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। इसके अलावा वे पूर्व में भारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। निर्मला सीतारमण को संगठन में वापस भेजने की योजना के पीछे भाजपा की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति काम कर रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दक्षिण भारत के किसी राज्य की कमान एक बेहद कद्दावर और अनुभवी नेता को सौंपना चाहता है। केरल में भाजपा अपनी जमीन मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वहां एक बड़े चेहरे की सांगठनिक उपस्थिति पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तमिलनाडु में फिलहाल राजनीतिक स्थितियां भाजपा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी वहां दीर्घकालिक निवेश करना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से भाजपा वहां दोबारा सत्ता में लौटने के लिए बेताब है। पार्टी को लगता है कि सही सांगठनिक नेतृत्व मिलने पर कर्नाटक में उसे फिर से बड़ी सफलता मिल सकती है। इन्हीं राज्यों में से किसी एक की कमान निर्मला सीतारमण जैसे बड़े दक्षिण भारतीय चेहरों को सौंपी जा सकती है ताकि संगठन को राष्ट्रीय स्तर की मजबूती मिल सके। इस बार की सरकार के सहयोगियों के समर्थन पर टिकी है, इसलिए कैबिनेट फेरबदल में सहयोगियों को उचित प्रतिनिधित्व देना प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता में शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा मौका दिया जा सकता है। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जा सकता है। इससे न केवल महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा, बल्कि गठबंधन भी मजबूत होगा। राजनीतिक गलियारों में एक और बेहद दिलचस्प चर्चा राघव चड्ढा को लेकर चल रही है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर विपक्षी खेमे और सांगठनिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इसी राजनीतिक कौशल और प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भी सरकार में प्रमोट कर कोई बड़ी जिम्मेदारी या मंत्री पद दिए जाने की अटकलें तेज है। इस पूरे कैबिनेट फेरबदल में केंद्र में जो सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है वह है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदला जाना। पिछले कुछ समय से शिक्षा मंत्रालय उससे जुड़ी परीक्षाओं जैसे नीट और यूजीसी नेट को लेकर देश में काफी विवाद चल रहा है। हाल ही में नीट परीक्षा के आयोजन और पेपर लीक के आरोपों के बाद विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसे विश्लेषक और समर्थक कटाक्ष में कांग्रेस जनता पार्टी या विपक्षी कबीला भी कहते हैं, यहां तक वो सभी सड़कों से लेकर संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी विभिन्न मुद्दों को लेकर अनशन की तैयारी में है, जिससे सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष का मुख्य एजेंडा में वह शामिल है कि किसी भी तरह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए ताकि वे देश भर में यह ढिंढोरा पीट सके कि हमने मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया, सरकार को हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि प्रशासनिक और व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों के लिए मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होते। यूजीसी के जिन नियमों को लेकर पहले विवाद हुआ था, उन्हें मंजूरी देने वाले संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार पहले ही कड़ी कार्रवाई कर चुकी है। नीट परीक्षा कराने की सीधी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की होती है। गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने एनटीए के शीर्ष नेतृत्व पर कार्रवाई की, उच्च स्तरीय जांच समितियां बनाई और व्यापक सुधारों की सिफारिश की। इसके बाद हुई परीक्षाओं जैसे एनआईटी आदि को पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया, जिससे विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा स्वतः ही समाप्त हो गया। विपक्ष के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भाजपा ने एक बेहद अचूक रणनीति तैयार की। यदि आगामी रूटीन कैबिनेट रिशफल के तहत धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाता है या उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर संगठन में कोई बड़ा और महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है, तो विपक्ष का पूरा राजनीतिक एजेंडा ही ध्वस्त हो जाएगा। राजनीतिक परिदृश्य यदि मंत्री इस्तीफा देते हैं, यदि रिशफल में विभाग बदलता है, भाजपा की रणनीति विपक्ष का नैरेटिव
सरकार डर गई, विपक्ष की जीत हुई। यह एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल है जिसमें 12 से 13 अन्य मंत्री भी बदले गए। मुद्दे की स्थिति मुद्दा और बड़ा होगा, विपक्ष अगले मंत्री का इस्तीफा मांगेगा, मुद्दा पूरी तरह खत्म। नया शिक्षा मंत्री आने पे विपक्ष पुराने मंत्री पे हमला नहीं कर पाएगा। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पे विपक्षी कार्यकर्ताओं ने केक के साथ इस्तीफा पत्र भेजने की नौटंकी की थी। वे नीतियों या सुधारों पे चर्चा करने के बजाय केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे पे अड़े हैं ताकि राजनीतिक माइलेज लिया जा सके। लेकिन इस रीशफल के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान उस मंत्रालय में रहेंगे ही नहीं तो विपक्ष किसका इस्तीफा मांगेगा? वे पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो जाएंगे और भारत में युवाओं को भड़काने या अशांति फैलाने की उनकी कोशिशों पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। कैबिनेट के इस आगामी विस्तार में भौगोलिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पार्टी का मुख्य फोकस उन राज्यों पे है जहां आगामी समय में चुनाव होना है या जहां परिसीमन के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। पश्चिम बंगाल में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाजपा ने जिन सीटों पे जीत दर्ज की है, वहां के सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। बंगाल की जनता को यह संदेश देना कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मोदी सरकार में शीर्ष स्तर पर महत्व दिया जा रहा है। यह एक तरह से जनता के प्रति आभार जताने का तरीका है। बंगाल में पार्टी का आधार मजबूत रखना बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में होने वाले देशव्यापी परिसीमन के बाद बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र भाजपा की रणनीति का एक और सबसे बड़ा केंद्र है। परिसीमन के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 75 होने का अनुमान है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक आंकड़ा बन जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र से आने वाले पार्टी के वफादार सांसदों और जमीनी नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर राज्य के सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। किसी भी राजनीतिक दल में जब एक ही व्यक्ति या कुछ चुनिंदा लोग लंबे समय से जैसे पूरे 5 साल तक मंत्री पद पर बने रहते हैं तो पार्टी के अन्य योग्य सांसदों और नेताओं के भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य निराशा या असंतोष पनपने लगता है। उन्हें लगता है कि यदि वे इस बार मंत्री नहीं बन पाए तो उन्हें अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा और तब भी अवसर मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समय समय पर किए जाने वाले ये फेरबदल पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी या असंतोष को पनपने से पहले ही समाप्त कर देता है। इस महाबदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले कई दिनों से शीर्ष स्तर पर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी 5 देशों की अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने तुरंत बाद एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में विशेष रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी बुलाया गया था। तभी से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि कैबिनेट रिशफल की पटकथा तैयार हो चुकी है। भाजपा की यह कार्यशैली रही है कि वह कोई भी बड़ा फैसला अचानक नहीं लेती, बल्कि संबंधित मंत्रियों और संगठन के नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श करके ही आम सहमति बनाई जाती है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले होने वाला यह फेरबदल भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला साबित होगा। एक तरफ जहां सरकार नए चेहरों के साथ देश के विकास और आर्थिक सुधारों को गति देगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के हाथ से उसके सबसे बड़े चुनावी और राजनीतिक मुद्दे छिन जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपना यह मास्टर स्ट्रोक चलेंगे तो उसके बाद पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुका विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कौन सा नया पैंतरा अपनाता है। लेकिन फिलहाल भाजपा की यह रणनीति पूरी तरह से अवैध और अचूक नजर आ रही है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।